उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस तरह आरटेट, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट इत्यादियों में जिस तरह संस्कृत भाषा के 30 प्रश्न आया करते हैं, उनके बारे में पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 30 प्रश्न सबसे पहले 5 तो गद्य के माध्यम से और 5 पद्य के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए। तो आज हम किस तरह, कहां से, कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 यूनिटें रखी गई हैं। प्रथम यूनिट जो कि गद्य के माध्यम से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपके संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, कारक इत्यादि। दूसरी यूनिट रखी गई है जहाँ के पद्य का प्रयोग किया जाता है और पद्य के माध्यम से वही संधि, समास, प्रत्यय, कारक इत्यादि के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरी यूनिट है, क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी बात है, तीसरी यूनिट है आपकी, वहाँ आपका उच्चारण स्थानानी, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, सुक्ति। यहाँ से 5 प्रश्न बनने की संभावना जताई जाती है। और 15 प्रश्न मित्रों आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। तो आज आनंद के साथ में, क्योंकि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आज आनंद के साथ में हम और आप 30 प्रश्न जिस तरह संस्कृत भाषा के आते हैं उनका अध्यापन कार्य करेंगे। देखते हैं एक बार। सबसे पहले यह आपका देखो, निम्नलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणाम उपरोक्त विकल्पस्य चयन कुरुतः। कहने का भाव यह है कि इस गद्यांश को पढ़ करके, क्योंकि आपके लिए परीक्षा में इस तरह गद्यांश आता है और गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए, जहाँ के संस्कृत साहित्य का जिसे शेक्सपियर कहा जाता है, संस्कृत साहित्य का जिसे उपमा के रूप में जाना जाता है, जिसे संस्कृत साहित्य का सम्राट कहा जाता है, महाकवि कालिदास जी के बारे में परिचय कराना चाह रहा हूं। मित्रों, महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। विद्वानों, महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्व की साहित्य के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते थे। महाकवि कालिदास अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्याम सर्वश्रेष्ठाभ्याम दान्ते वर्जिलाभ्याम स तस्य तुलनां कुर्वन्ति। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति। जर्मनी के जो लोग थे उसको शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते थे, इनको शेक्सपियर कहा जाता था। ऐसा महान कवि नाटककार च आसीत्। कालिदासन विरचिता सप्तग्रंथाः सन्ति। मुख्यतः कालिदास महोदय के द्वारा 7 ग्रंथ रचे गए थे और 7 ग्रंथों में एतेषु रघुवंश कुमार संभवम इत 2 महाकाव्य। मित्रों, महाकवि कालिदास का इस गद्य के माध्यम से मैं परिचय दे रहा हूं और तदुपरांत में मैं स्वयं के द्वारा परिचय दे रहा हूं। इस महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे। इससे पहले मैं आज आपको महाकवि कालिदास जी के बारे में परिचय देना चाह रहा हूं। विद्वानों, एक समय की बात थी कि एक विद्योतमा नाम की विदुषी महिला थी। विद्योतमा नामक विदुषी महिला थी और उसके लिए वर तलाश रहे थे। विद्योतमा क्या करती? वर को प्रश्नों के माध्यम से चूज नहीं कर पा रही थी और महाकवि कालिदास एक
समय महामूर्ख थे। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे और एक दिन गांव वाले वर की तलाश में जा रहे थे और महाकवि कालिदास ऐसे महामूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। उन्होंने कहा, इससे श्रेष्ठ वर तो मिल सकता नहीं है। उन्होंने कालिदास से कहा, आपका हम विवाह कराएंगे, परंतु आपको चुप रहना है। महाकवि कालिदास गए, पर मित्रों महाकवि कालिदास चुप नहीं रहे और उनके प्रश्नों का जवाब देते रहे। कहने का भाव मेरा यह है कि उनका विवाह हो गया और विवाह होने के उपरांत में महामूर्ख थे, मूर्खता जैसा व्यवहार किया, तो उनकी पत्नी ने उनको ऐसा बताया गया है कि घर से क्या किया, विदा कर दिया, निकाल दिया गया। जाने के तदुपरांत में महाकवि कालिदास ने माँ काली की आराधना की और माता की इतनी कृपा हुई कि उस विद्वान ने आज 7 ग्रंथ लिख दिए। और उस विद्वान ने कितने ग्रंथ लिखे? 7 ग्रंथ लिख दिए। और उन 7 ग्रंथों में सप्त ग्रंथ, और उन 7 ग्रंथों में कुमार संभव और रघुवंश ये 2 महाकाव्य थे। कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य थे। ऋतु संहार और मेघदूत नामक 2 खंड काव्य, जिन्हें गीति काव्य के रूप में भी जाना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये 3 नाटकानि संति। इन्होंने 3 नाटक लिखे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ्य पुस्तक नामक टॉपिक भी है, प्रकरण भी है मित्रों। तो महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे। इनमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, गीति काव्य और 3 नाटक, जो कि आपके सामने हैं। और कवि कुलगुरु के नाम से भी इनको जाना जाता था। महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु के नाम से भी जाना जाता था। महाकवि कालिदास को शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता था और विश्व साहित्य के इस श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते थे। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो अब हम इसके माध्यम से ही आपके लिए प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न बन रहा है, पहला प्रश्न बन रहा है, महाकवि शब्दे समासः अस्ति। महाकवि शब्द में समास है, क्योंकि पहला प्रश्न बन रहा है महाकवि शब्दे समासः अस्ति। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है, प्रश्न एक एक बता रहा हूं आपको। पहला बन गया महाकवि में कौन सा समास है। दूसरा साहित्यस्य, संस्कृत साहित्यस्य विभक्ति ही अस्ति। साहित्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। अगला यहां बन रहा है, ऐसा महाना कवि नाटककार च आसीत। अच्छे प्रश्न बना रहे हैं अपन। तीसरा बन रहा है, अद्यापि शब्दे संधिः अस्ति। अद्यापि शब्दे संधिः अस्ति। और अगला प्रश्न बन रहा है, महाकवि कालिदास के द्वारा कितने महाकाव्य लिखे गए। इसी क्रम में अगला प्रश्न बन रहा है, महाकवि कालिदास के द्वारा कितने नाटक लिखे गए, कितने खंड काव्य लिखे गए। और प्रश्न फिर बदल के भी आ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम है, नाटक है कि आपका महाकाव्य है या आपका खंड काव्य है, रघुवंश क्या है। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है। और तदुपरांत में अगला प्रश्न बन रहा है, अस्ति। अस्ति शब्द में कौन सा लकार है। अस्ति शब्द में कौन सा लकार है, यह भी बन रहा है। तो अब हमें यह ध्यान करना है। अभी मैं उधर जा रहा हूं, अगले पेज पे आपको बताऊंगा
कि इस तरह इसमें प्रश्न बन रहे हैं। पहले एक बार आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। इधर आपका वर्तते, वर्तते में कौन सा लकार है, वर्तते में आपका कौन सा लकार है, यह भी बन जाता है। इधर देखो अस्ति, स्तः, संति, संति में कौन सा लकार है या कौन सी धातु है, इस तरह भी बन सकता है। इधर कबिहा, कवि शब्द में जैसे हरियः, कवेह, कवि, कवय, हरियः, हरि, हरय, कवि शब्द में शब्द रूप से प्रश्न बन रहा है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ऐसे प्रश्न बन रहा है। इधर आपका तस्य, तत् शब्द के तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु, इधर तस्य में कौन सी विभक्ति है, इधर ऐसे प्रश्न बन रहा है। तो इसी तरह आपके लिए गद्य आ जाता है और गद्य से प्रश्न पूछने की संभावना जताई जाती है। अब आपके सामने मैंने अधिकांश प्रश्न आपके लिए बता दिए। अब एक बार चलते हैं उधर, देखते हैं और कौन कौन से। देखो कुर्वन्ति में धातु कौन सी है, करोति, कुरतः, कुर्वन्ति, इधर क्र धातु से कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, इस तरह ही आपके लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। न केवलम संस्कृत साहित्यस्य अतएव, इधर देखो एव, अव्यय शब्द भी आपके सामने विराजमान है, अव्यय शब्द भी आपके सामने विराजमान है। सह, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कारक का प्रश्न बन रहा है। मतलब एक गद्य से लगभग मैंने आपके सामने 10 से 15 प्रश्न में बता चुका आपको। अगला देखो, पीछे चल रहे हैं एक बार। पहला ही प्रश्न मेरा आ रहा है, इस तरह आते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पहले आपको अवगत कराया। पहला प्रश्न, सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी विभक्ति ही भवति, सह के योग में विभक्ति ही होती है, सह के योग में विभक्ति होती है। सहयोगी मित्रों, सहयोगी विभक्ति ही भवति। पहला प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया और आपका अगला चतुर्थी। अब बताइए कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। मैं आपको कारक पढ़ा चुका हूं, तो इधर देखेंगे सह के योग में मैं पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने आपसे कहा था कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। तो सह के योग में आपको ध्यान हो तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अब मैंने आपको एक सूत्र का अध्यापन कार्य कराया, मैं व्याख्या कर रहा हूं। व्याख्या, सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने, इस सूत्र का अध्यापन कार्य मैंने आपको कराया था। मैंने कहा सह साकम, सह साकम सार्धम समम, इन सभी का अर्थ क्या होता है, साथ। सह, सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों का अर्थ क्या होता है, साथ। सह साकम सार्धम समम, इनके योग में, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में, इनके योग में अप्रधान कारक में, अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, या उसको कर्ण कारक भी कहा जाता है। अब सह के योग में, यहां भी क्या है, सहयोगे विभक्ति ही भवति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अब सूत्र के माध्यम से सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों का अर्थ साथ। इनके योग में कारक कैसा होना चाहिए, अप्रधान।
कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। जैसे जैसे रामः रामः सीतया सह वनम गतवान। रामः सीतया सह वनम गतवान। इधर यहाँ आपका किसका योग हुआ? सह का। किसका योग हुआ? सह का। इसलिए सीतया रमा रमे रमः रमाम रमे रमः रमया रमाभ्याम रमाभि। रमया रमाभ्याम रमाभि। उसी प्रकार सीतया, तो सीतया में आपकी कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। तो आपको पता चल गया होगा कि इधर सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। राम जी सीता के साथ वन को गए। तो मित्रों, इस तरह सह के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति। क्योंकि गद्य से प्रश्न पूछा जाएगा और मैंने कारक पढ़ाते समय आपको ये जानकारी भी दी कि सह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी प्रश्न आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरह सह के योग में तृतीया विभक्ति हुई। अब इसी प्रकार अगला दूसरा प्रश्न बन रहा है, महाकवि 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 शब्दे महाकवि शब्दे समासः अस्ति। समासः अस्ति। महाकवि शब्द में समास है। अब महाकवि शब्द में समास है। सबसे पहले अव्ययीभाव। अव्ययीभाव आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष और कर्मधारय, कर्मधारय और आपका दिगु। देखो, सबसे पहले महाकवि शब्द में समास है। मित्रों, पहला ऑप्शन है आपका अव्ययीभाव। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अव्ययीभाव किसे कहते हैं कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः कथ्यते। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। और अव्ययीभाव समास में बने हुए शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। दूसरी बात आपका अगला है तत्पुरुषः। तत्पुरुष क्या है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः कथ्यते। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास का प्रयोग विभक्ति अर्थ में भी किया जाता है। विभक्ति मुख्यतः 7 होती हैं। दिगु, संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्व में होनी चाहिए। मित्रों, दिगु समास का विग्रह करते समय, दिगु समास का विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समाहार और समूह अर्थ जोड़ करके विग्रह कर दिया जाता है। संख्या पूर्व में होनी चाहिए, संख्या पूर्व में होनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए और समाहार अर्थ जोड़ना चाहिए, तो दिगु समास का विग्रह हो जाता है। और अगला जो हमारा उत्तर है वो है कर्मधारय। कर्मधारय हमारा महाकवि में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। कर्मधारय समास हुआ मित्रों, क्योंकि कर्मधारय इसलिए हुआ, महाकवि ही यह हमारा समस्त पद है। महाकवि, और इसका विग्रह करेंगे तो महान कवि ही, महान कवि ही महाकवि, महान कवि ही महाकवि। और महाकवि कौन हो सकता है? जैसे उपाधि दी गई थी महाकवि कालिदास। महान कवि, महात्मा, महान आत्मा, महाराजा, महान राजा, महाराजा।
तो महाकवि में महान कवि और कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार अव्ययी भाव, यह आपको याद रखना होगा। यह तो आपका महाकवि समस्त पद और यह आपका महान कवि विग्रह हो गया और कर्मधारय समास हो गया। अव्ययी भाव क्या था? पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव कथ्यते, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव कहा जाता है, पूर्व पद प्रधान। क्योंकि मित्रों आपके लिए 1 से 2 प्रश्न, अधिकांश से 2 प्रश्न समास के पूछ लिए जाते हैं और समास के जहां 2 प्रश्न आएंगे तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, समास से संबंधित 2 प्रश्न जो आते हैं आपके लिए, पहला प्रश्न तो है आपका, एक ही प्रश्न आएगा कि इसमें समास कौन सा है। महाकवि शब्दे समास अस्ति, यथाशक्ति शब्दे समास अस्ति। और एक समास से संबंधित प्रश्न आएगा तो वो एक समास की परिभाषा पूछता है। प्रायेण पूर्व पद प्रधान कथ्यते, पूर्व पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो मेरा अनुरोध निवेदन है आपसे कि आपको समास जो होते हैं उनकी परिभाषाएं भी याद करनी ही पड़ेंगी। तो अब जब हम परिचर्चा कर रहे हैं अव्ययी भाव की, तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान। दूसरा आपका था तत्पुरुष, दूसरा था तत्पुरुष। पहला हुआ अव्ययी भाव, दूसरा हुआ तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कथ्यते, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कथ्यते। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास कथ्यते, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी क्रम में तीसरा था दिगु। दिगु समास क्या है? दिगु संख्या पूर्वो दिगु, जिसके पूर्व में संख्या हो उसे दिगु समास कहा जाता है। संख्या पूर्वो दिगु, जिसके पूर्व में संख्या हो उसे दिगु समास कहा जाता है, संख्या पूर्वो दिगु। तो इस तरह आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। महाकवि शब्द में का विग्रह, महान कवि, कर्मधारय समास, पहला जो ऑप्शन था अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष दूसरा ऑप्शन था उत्तर पद प्रधान और आपका चौथा ऑप्शन था दिगु संख्या पूर्व दिगु। अपने चारों ऑप्शनों को क्लियर कर चुके। इसी क्रम में आगे अब अपन अगला प्रश्न आता है तीसरा प्रश्न आ रहा है, अद्यापि शब्दे संधिः अस्ति। अद्यापि शब्दे संधिः अस्ति। अद्यापि शब्द में संधि है, हमारा प्रश्न हुआ। मित्रों, सखाओ, सबसे पहले अपन ने पहला प्रश्न बनाया, कारक से संबंधित था, उसकी व्याख्यात्मक आपको वर्णन किया। तदुपरांत में दूसरा प्रश्न समास से संबंधित आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया कि समास भी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। 5 में एक बार फिर मैं पीछे चल रहा हूं, यहां मैं बता रहा था तो महाकवि भी बताया और एक बार और बता रहा हूं, समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं बंधु। 5 प्रकार में सबसे पहले केवल समास। केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास कथ्यते, यह इसकी परिभाषा जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, तत्प्रांत में तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, कर्मधारय आपके सामने विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय। इसी क्रम में कर्मधारय भेद द्विगु संख्या पूर्व में होनी चाहिए
और एक समास होता है बहुव्रीहि, जिसमें कि अन्य पद की प्रधानता होती है। यह आपको आना चाहिए। अब अगला अद्यापि शब्दे संधि अस्ति। दो प्रश्न हो चुके। तदुपरांत में दो प्रश्न होने के तदुपरांत में अब हमारा अगला प्रश्न संधि से संबंधित है। तो एक बार समझेंगे। अद्यापि शब्दे संधि अस्ति। मित्रों, इसमें आपका होगा गुण संधि। गुणः, दीर्घः, वृद्धि और चौथा आपका अयादि। अयादि, गुणः, दीर्घः, वृद्धि और अयादि। अद्यापि शब्द में तो मैंने जब आपको संधि पढ़ाई तो एक ही बताया मैंने कि जब हमें अधिकांशतः दूसरा वर्ण क्या दिखाई दे। पहले तो मैं परिचर्चा करूंगा कि संधि मुख्यतः क्या होती हैं, संधि किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, संधि दो वर्णों के मेल में होती है। द्वयो वर्णयो परस्परम यत् मेलनम भवति ततः संधि कथ्यते। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। सार्थक शब्द होने चाहिए। और इसी क्रम में सार्थक शब्द होने चाहिए। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अच, जिसे हम स्वर कहते हैं, हल, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, और तीसरी विसर्ग। तो आपके सामने जो उदाहरण विराजमान हैं और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो स्वर संधि के भेद माने जाते हैं। पहले तो ये आना चाहिए। और स्वर संधि के भेद में भी इसमें आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि हुई? दीर्घ। कैसे हुई? अद्यापि ही, अद्यापि ही, या अद्य माने आज, अद्य प्लस अपि। अद्यापि में हुआ अद्य प्लस अपि। मेरे मित्रों, इधर क्या है? अ, इधर क्या है? अ। और अ मिलके क्या हो जाता है? आ। और दीर्घ संधि के विषय में बताया गया है। उन्होंने कहा है दीर्घ संधि में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ ने कहा कि अक में कितने वर्ण आते हैं? 5। अ, ई, उ, री और र। अक, अ, ई, उ, री, र के आगे इसी प्रकार समान स्वर रहने पर के आगे समान स्वर रहने पर दीर्घ संधि हो जाती है। समान स्वर रहने पर दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ संधि हो जाती है। अब यह परिभाषा हो गई सूत्र के माध्यम से। यह दीर्घ संधि का सूत्र हो गया। अक कितने वर्ण आ गए? 5। अ, ई, उ, री, र के आगे समान स्वर रहने पर, समान स्वर का मतलब अ के आगे आ हो या अ हो, जब भी आ होगा दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ का मतलब है क्या हो जाता है? दीर्घ आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री हो जाता है। तो मित्रों,
इधर अद्यापि में आपको दिख रहा है अद्या आ का मतलब दीर्घ, क्योंकि अब मैं चल रहा हूं ऊपर, पर आपका प्रथम ऑप्शन है गुण। गुण क्यों नहीं है? क्योंकि गुण के बारे में कहा गया है कि जब हमें अधिकांशतः दूसरे वर्ण पर ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी तो वह कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। मित्रों, यहाँ ए और ओ अद्यापि शब्द में विराजमान नहीं है। इसी क्रम में यह ऑप्शन हमारा कहने का मतलब यह नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर दे रखी है वृद्धि संधि। मित्रों, वृद्धि संधि के विषय में भी यही कहा गया है कि जब हमें अधिकांश से दूसरा वर्ण हो, ऐ और औ की मात्रा दिखाई देगी, वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। दो ऑप्शन नहीं हमारे, क्योंकि मित्रों तैयारी के भी तरीके होते हैं। हमेशा हमें तैयारी किस प्रकार करनी है? तैयारी श्रेष्ठ वह कहलाती है जब चारों ऑप्शनों के हमारे पास जवाब हों। तो आपने तैयारी की, वरना आप देख रहे हो कि एक ही हमारा बस जाना पहचाना आ जाए तो आपने तैयारी नहीं की, लगनता से तैयारी नहीं की, मेहनत से तैयारी नहीं की। और चौथा ऑप्शन है आपका अयादी। अयादी के विषय में मैं आपको बताऊं कि जब हमें अधिकांश से दूसरा वर्ण हो और य और व की मात्रा य और व दिखाई दे तो वहां कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। दूसरा वर्ण हो, य और व दिखाई देगा तो अयादी संधि हो जाएगी। तो यहाँ तीनों हमारे जो ऑप्शन थे उन्हें वह उनका उत्तर नहीं था, वह उसका उत्तर नहीं था। तो उत्तर हुआ 2 नंबर दीर्घ, जो कि अब मैंने आपके सामने लिखा है, पूरा समझा दिया है। इसी क्रम में अब हम चल रहे हैं गद्य की तरफ। 3 हमने पढ़े। पहला महाकवि, यह आपको वहां व्याख्या करके समझाया, पहला प्रश्न। दूसरा, अभी आपको अद्यापि शब्द के बारे में परिचर्चा की। तीसरा, सहयोगी विभक्ति भवति कारक के बारे में परिचर्चा की। मित्रों, 3 प्रश्न हम कर चुके। अब अगली बात, प्रश्न आ सकता है तस्य। अगला चौथा, तस्य शब्दे विभक्ति ही अस्ति। तस्य शब्द में विभक्ति है, तस्य शब्द में विभक्ति है। तो सबसे पहले मित्रों तत् शब्द होता है। तत् शब्द सहवानि वह तत्वानि वह। तत् शब्द का पहले तो आपको यह जानना चाहिए, नंबर 1 प्रथमा, दूसरा पंचमी, तीसरा षष्ठी और चौथा सप्तमी। अब करेंगे हम इसकी व्याख्या। तस्य शब्द है आपका, उसमें तत् शब्द होता है एक, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तत् शब्द में भी 3 प्रकार से आपके लिए शब्द रूप चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो यहां यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पुल्लिंग का कौन सा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन।
षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः और तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तस्य, तस्य का मतलब षष्ठी विभक्ति। तो आपके लिए यह षष्ठी विभक्ति एक वचन और तत् शब्द का पुल्लिंग है। यह आप इतना समझ लें, तत् शब्द का पुल्लिंग है। यह आपका चतुर्थ प्रश्न हुआ। अब आपका आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका आ रहा है, कौन सा है एक बार समझेंगे। पांचवा प्रश्न है, संति शब्दे लकारः अस्ति। संति शब्दे लकारः संति अस्ति। संति शब्द में लकार है, क्योंकि धातु रूप भी आपके में है। मित्रों, लकार है सबसे पहले लट, दूसरा रट, तीसरा विधिलिंग, और चौथा लंग। मैं आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं। मित्रों, पहला ऑप्शन है लट, इसको छोड़ेंगे। दूसरा है आपका रट। रट लकार को इसके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। रट, इसको भविष्य काल भी कहा जाता है, और जब हमें अधिकांशतः शब्द के बीच में छ दिखाई देगी तो वह कौन सा लकार होगा? रट लकार हो जाएगा। हमें यह कंडीशन दिखाई देगी, श या आपकी श या आपका छ, इस तरह दिखाई देगा तो कौन सा लकार होगा? रट लकार हो जाएगा, छ। तदुपरांत में दूसरा आपका था विधि लिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। हमें उत्कर्ष में आकर पढ़ना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, और हमें राधा रानी का भजन भी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा भयोरे सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तो हमारा जन्म क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। कहा भी गया है कि जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जब जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तो उस पर सब लोग कृपा करने लग जाते हैं, क्योंकि जा पे कृपा राम की हुई, प्रभु की कृपा अवश्य होनी चाहिए। तो मेरा तो कहना आपसे यही है कि आनंद के साथ में पढ़ें, हरि गुण के साथ में पढ़ना चाहिए। तो जब छ दिखाई देगा तो वहां कौन सा लकार होगा? रट लकार हो जाएगा। आगे का मित्रों विधि लिंग लकार, जिसका चाहिए योग्य में प्रयोग किया जाता है। जब हमें शब्द के बीच में एकार या ऐकार दिखाई देगा, अधिकांशतः क्या दिखाई देगा? एकार या ऐकार, तब कौन सा लकार होगा? विधि लिंग लकार हो जाएगा। शब्द का बीच होगा तो हमें ए और ऐ दिखाई देगा, तो वहां कौन सा लकार हो जाएगा? विधि लिंग लकार। और अगला है लंग।
जब हमें शब्द में अ या शब्द से पहले अ या आकार दिखाई देगा तो वहां कौन सा लकार हो जाएगा? लंगल का। तो मित्रों आप समझ रहे होंगे बात को। तो संति में छ नहीं है, पहला ऑप्शन क्लियर। संति में ए और आई नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत। संति में अ और आ नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? लटलकार। अस धातु अस्ति स्तः संति, यह मित्रों अस धातु और लटलकार और प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है बहुवचन है। पूरी बात क्लियर हुई। अस धातु अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति। अस धातु कौन सा लकार हुआ? लटलकार हुआ। और प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है उसका कौन सा है? बहुवचन है। तो मित्रों हमारे कितने प्रश्न हुए? 5, जो कि हमारे गद्य के अंतर्गत से पूछे जाते हैं। इस तरह आपको प्रश्नों का ध्यान करना है, समझ करके उत्तर देना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब 5 प्रश्न हो चुके। अब हम छठवां प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं 5 प्रश्न होने के बाद में छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हम स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण, स्थान, अशुद्धि, संशोधन, अनुवाद, सुक्ति और आपका वाच्य के अंतर्गत से पढ़ेंगे। पहला ये प्रश्न, महाभाष्यकारः कथ्यते। महाभाष्यकार कहते हैं, महाभाष्यकार कथ्यते। पहला कालिदासः, दूसरा कालिदास नहीं, दूसरा ऑप्शन कोई रखते हैं। महाभाष्यकार कथ्यते पहला कात्यायन, दूसरा पतंजलि, तीसरा पाणिनि और हमारा चौथा आपका विष्णु शर्मा। प्रश्नता महाभाष्यकारः कथ्यते। मित्रों महाभाष्यकारः कथ्यते। अब आपको मैं पूरा वर्णन बता रहा हूं, हमारा कौन सा प्रश्न सही होगा। सबसे पहले मैं इन्हीं को ले लेता हूं, विष्णु शर्मा जी को। मित्रों विष्णु शर्मा जी जिन्होंने के पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा, यह पंचतंत्र इनकी क्या थी? कृति। उसके लेखक थे और इनके बारे में अधिकांशतः पूछ लिया भी जाता है कि पंचतंत्र किसकी कृति है या पंचतंत्रम कस्य कृति अस्ति। तो यह हमारे महाभाष्यकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तदुपरांत में दूसरा आपका ऑप्शन हुआ कात्यायन या बररुचि। तो सबसे पहला पॉइंट इनके लिए है कात्यायन जी के लिए
कि कात्यायन का दूसरा नाम था, जिसे अपर नाम भी कहते हैं, इन्हें वररुचि के नाम से जाना जाता था। तो इनका दूसरा नाम हो गया वररुचि। क्योंकि अब जो वर्तमान समय में परीक्षाएं हो रही हैं, वहां कात्यायन नाम न आकर के वररुचि नाम आ रहा है। और दूसरा इनके बारे में हो गया कि इनकी कृति थी इनकी वार्तिकम, जो कि 2 फरवरी 2019 राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई। वहाँ प्रश्न आया, वार्तिकम कस्य कृति अस्ति, वार्तिक किसकी कृति है। इनके बारे में दूसरा बात। तीसरा इनका कथन है कि इनको वार्तिककार कहा जाता है। इनको वार्तिककार कहा जाता है। मित्रों, वार्तिककार कहा जाता है। तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए कात्यायन नहीं है। तो वार्तिककार कहा जाता है, किसको कहा जाता है वार्तिककार? आपके कात्यायन या वररुचि को। इनके बारे में 3 बात। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि, कृति का नाम वार्तिकम, और इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। अगला हमारे तीसरे विद्वान आए पतंजलि। और पतंजलि जी की कृति का नाम मित्रों, इनकी कृति का नाम था महावास्य। इनकी कृति का नाम था महावास्य, और इनको ही महावास्यकार कहा जाता है। तो इनको ही महावास्यकार कहा जाता है। महावास्यकार कहा जाता है। तो हमारा उत्तर सही कौन सा हुआ? पतंजलि। और तीसरे मुनि हुए पाणिनि जी। इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। मित्रों, पाणिनि जी को पहला प्राथमिक मुनि कहते हैं। पाणिनि जी को प्राथमिक या प्रथम मुनि कहा जाता है। दूसरा, इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। तो सूत्रकार कथ्यते, यदि प्रश्न आ जाए तो किसको जवाब देंगे? पाणिनि। इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। और इनकी कृति या रचना थी अष्टाध्यायी। कृति या रचना का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें अध्याय हैं 8। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हुए? 8। अष्ट कहते हैं, और पाद कितने हुए? 4। और कुल पाद हुए आपके 32। 8 गुना 4 बराबर 32। तो और मित्रों, पाणिनि जी के जन्म के विषय में आपको थोड़ा सा ज्ञान कराऊं कि इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर के समीप में सालातुर एक गांव था, सालातुर गांव, जिसे मैं शिवजी जी का सालातुर कहा करता हूं, सालातुर गांव। तो गांव था, उसका नाम क्या था? सालातुर। सालातुर गांव में पाणिनि जी का जन्म हुआ, जिसे मैं शिवजी का सालातुर कहा करता हूं। मित्रों, इनके पिताजी का नाम पणिन था, पणिन, और माता का नाम दाची। माता का नाम क्या था? दाची। और गुरु का नाम उपवर्ष। गुरु का नाम उपवर्ष या पर्स, और पिता पणिन। और जन्म स्थान पाकिस्तान में लाहौर के समीप।
लाहौर के समीप। तो हमारे 4 ऑप्शन विराजमान थे और राधा रानी से मुझे उम्मीद कि हमारे 4 ऑप्शनों के बारे में परिचर्चा हो गई। पहला था महावास्य कार्य करते थे, तो इनके विषय में पतंजलि जी इनका उत्तर हो गया। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र कृति लिखी। कात्यायन जी को वररुचि कहा जाता है। कृति हुई वार्तिकम और वार्तिक कार्य कहा जाता है। पतंजलि जी हुए, इनको महावास्यकार, इनकी कृति हुई महावास्य और इनको महावास्यकार कहा जाता है। और पाणिनि जी के बारे में इन्हें प्राथमिक मुनि, सूत्रकार, कृति और रचना का नाम आपका अष्टाध्यायी, अध्याय 8, पाद 4, कुल पादों की संख्या 32। गांव जहां जन्म हुआ सालातुर, माता दाची, गुरु उपवर्ष, पिता पणिन और जन्म स्थान पाकिस्तान में लाहौर के समीप सालातुर गांव में हुआ। तो यह मित्रों आपका 6वां प्रश्न हुआ। इसी क्रम में एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.